नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एक्स। द एक्स एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है R.K. नारायण जी ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। द एक्स। एक्स एक हिंदी का शब्द है। इसे हिंदी में कुल्हाड़ी, कुठार या फिर फरसा कहा जाता है। इसे सदियों से लकड़ी को काटने और उसे आकार देने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब हम राइटर ऑथर R.K. नारायण जी के बारे में जानेंगे। R.K. नारायण। R.K. नारायण जी का जन्म हुआ था 1906 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2001 में। अब आप R.K. नारायण जी का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। R.K. नारायण जी का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। R.K. नारायण जी का पहला नावल था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये नावल 1935 में आया था। R.K. नारायण जी ने एक काल्पनिक शहर की गणना की थी जिसे वे मालगुडी कहा करते थे। R.K. नारायण जी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। अब हम बात करेंगे R.K. नारायण जी के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे द गाइड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर इनकी कुछ बहुत ही फेमस नॉवल रहे। अब हम इस कहानी के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मैं ये कहानी आपको बहुत ही सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। गांव से गुजर रहे एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वेलन कई एकड़ बगीचे से घिरे 3 मंजिला घर में रहेगा। इस पर से सभी युवाओं ने वेलन को चारों ओर से घेर लिया और इकट्ठा होकर उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि कोप्पल गांव में वेलन के परिवार की तुलना में कोई इतना अधिक फटेहाल और सुनसान परिवार नहीं था। उसके पिता ने अपनी संपत्ति के हर हिस्से को गिरवी रख दिया था। वह अपने पूरे परिवार के साथ सप्ताह में कुछ आनों के बदले दूसरे लोगों की जमीन पर काम किया करते थे। वाकई वेलन के लिए 3 मंजिला घर। लेकिन मजाक उड़ाने वाले ज्योतिषी को बधाई देते अगर उन्होंने वेलन को 30 या 40 साल बाद देखा होता। वह कुमार बॉग का एकमात्र निवासी बन गया था। कुमार बॉग असल में मालगुडी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक महलनुमा घर था। जब वह 18 साल का था तो वेलन ने घर छोड़ दिया। एक दिन दोपहर का खाना देरी से लाने पर उसके पिता ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, और वह भी तब जब खेत के उस तरफ कई सारे लोग खड़े थे। वेलन ने टोकरी नीचे रखी। उसने पिता को घूर कर देखा और जगह छोड़ दी। वह बस गांव के बाहर चला गया और शहर आने तक आगे बढ़ता रहा। वह कुछ दिनों तक भूखा रहा। वह जहां भी भीख मांग सकता था वह मांगता। फिर वह मालगुडी पहुंच गया। बहुत मिन्नतों के बाद एक बूढ़ा आदमी उसे बगीचा बिछाने के लिए साथ ले आया ताकि वह उसकी मदद कर सके। बगीचा तो शायद माली के दिमाग में ही मौजूद था। जहां तक उनकी नजरें जाती थी वहां तक सिर्फ एकड़ एकड़ तक खरपतवार ने पूरी जमीन को घेर रखा था। अब वेलन का यह काम था कि उसे जहां तक खरपतवार दिख रहा था उसे नष्ट कर दे। दिन ब दिन उसने सूरज की धूप में बैठकर सभी अनावश्यक पौधों को उखाड़ फेंका। यकायक जंगल अब धीरे धीरे गायब हो गया और अब सिर्फ बंजर मैदान बच गया था, मानो कोई फुटबॉल का मैदान हो। जमीन के 3 हिस्सों को एक व्यापक बगीचे के लिए चिन्हित किया गया और बाकी के हिस्सों पर एक घर बनाया जाना था। इस समय तक आम के अंकुर फूट आए थे और उन्होंने नए मकान की नींव रख दी थी। अब तक मार्गोसा के पौधे कुछ ही दूरी पर लग चुके थे। दिवालें भी खड़ी होने लगी थी। मार्गोसा असल में नीम के पौधे को ही कहा जाता है। हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम, जैस्मिन, रोजेस और कन्ना के पौधों से
एक गर्मियों की सुबह सामने वाले बगीचे में एक वंडरलैंड यानी एक परीलोक उभर आया। हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हर कहा जाता है, क्रिसैंथेमम को गुलदाउदी कहा जाता है, जैस्मिन का मतलब होता है चमेली, रोजेस यानी कि गुलाब और कन्ना यानी कि बेत का पौधा। वेलन को अब ईंट बिछाने वाले कारीगरों से दौड़ लगानी थी क्योंकि वह अब मुख्य माली था। वह बूढ़ा आदमी जो उसे मदद के लिए साथ लाया था वह अचानक बीमार पड़ गया। वेलन को अपने पद और जिम्मेदारी पर गर्व था। वह बड़े ध्यान से ईंटों की हर परत को देखता। जैसे जैसे वह पौधों को पानी देता वह धीमी आवाज में कहता, अब तुम्हें अच्छा दिखना है, इमारत अब दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर ये तैयार हो गई और हम नहीं हो पाए तो शहर का हर आदमी हम पर हंसेगा। तो उसने खाद का एक ढेर इकट्ठा किया। वह जड़ों को हवा दिखाता, शाखाओं की छटनी करता और अब वह पौधों को दिन में 2 बार पानी दिया करता। उसने कुल मिलाकर प्रकृति की छाप छोड़ दी और आखिरकार प्रकृति को जवाब देना ही पड़ा। उसने एक अच्छा खासा बगीचा तैयार कर दिया अपने मालिक और उनके परिवार के लिए। जब वे प्रवेश के लिए आए, घर बड़े ही गर्व के साथ गुंबद धारण किए हुए था। घर के दोनों तरफ बालकनियां थी जिन पर जटिल नक्काशीदार लकड़ियों की बनी आकृति नीचे लटकाई हुई थी। घर के पिलर्स बेहद चिकने और गोल थे। बरामदा बहुत गहरा था। घर के फर्श पर चौकोरदार मार्बल लगाया गया था और एक के बाद एक विशाल हॉल बने हुए थे। ये सभी चीजें बेहद प्रभावशाली थी कि वेलन यह सोचता था कि क्या कोई जीवित आदमी यहाँ रह सकता है। मैं तो यह सोचता था कि ऐसी हवेलियां केवल स्वर्गलोक में ही मौजूद होती होंगी। जब उसने किचन और डाइनिंग रूम देखा तब उसने कहा, हमारा पूरा गांव इस जगह पर खाना खाने के लिए समा सकता है। घर बनाने वाले एक मजदूर ने कहा, मैंने इससे बड़े बड़े घर भी बनाए हैं जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए होगी। भला ये घर क्या चीज है, तुम्हारे मालिक को मुश्किल से 1 लाख रुपए का खर्चा आया होगा। ये ज्यादा कुछ खास नहीं, बस आम घरों से कुछ ज्यादा अच्छा है और कुछ नहीं। वेलन जब अपनी झोपड़ी में वापस आया तो उसने लंबे समय तक बैठकर बिल्डर के नजरिए से गणना और दायरे को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे चक्कर आ गया। वह मार्गोसा के पौधे के पास गया। उसने अपनी उंगलियों से तने को पकड़ा। इतना दुबला पतला, क्या ये कब होगा कि तुम अपना सर मेरे सर के ऊपर ले जाओगे? मैं बस अपनी उंगलियों से तुम्हें चारों ओर से पकड़कर हिला सकता हूँ। बड़े हो जाओ छोटू, बड़े हो जाओ। तुम्हारा तना इतना मोटा होना चाहिए कि मैं तुम्हें दोनों हाथों से गले न लगा पाऊं। तुम बड़े हो जाओ और फैल जाओ। इस शानदार हवेली के बगल में खड़े होने के लायक बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। जब तक मार्गोसा लगभग वेलन की आशाओं तक बड़ा हुआ तब तक घर में एक अलग तरह की मधुरता आ चुकी थी। लगातार गर्मियों और मानसून ने दरवाजों, खिड़कियों और लकड़ी की आकृतियों के रंगों को लूट लिया था। दीवालों से उनकी चमक छीन ली थी और अब दीवालों पर सिर्फ असली रंग ही बच गया था। मौसम ने रंगों को हल्का कर दिया था और उनकी आभा को अपने हिसाब से ढाल लिया था। आभा का मतलब होता है चमक दमक। हालांकि घर की चमक अब खो चुकी थी। अब वह काफी मानवीय दिखाई पड़ता था। सैकड़ों तोते, मैना और बेनाम पक्षी मार्गोसा की शाखाओं पर रहा करते थे और उसकी छांव में मालिक के पोते और परपोते खेला करते थे तो कभी लड़ा करते थे। मालिक अब किसी कर्मचारी की तरह झुक चुके थे। घर की मालकिन जो उद्घाटन के दिन किसी खिली हुई प्राणी की तरह दिख रही थी, अब सूख चुकी थी और उनके बाल सफेद हो चुके थे। अब वह अपना ज्यादा समय बरामदे में डली कुर्सी पर गुजारती। वह अक्सर अपनी नीरस आंखों से बगीचे को निहारती रहती। वेलन भी अब बदल चुका था। अब उसे बगीचे को आकार में रखने के लिए
अपने सहायकों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता। उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 14 में से 8 बच्चों को खो दिया था। वह अपनी पैतृक संपत्ति को फिर से पाने में कामयाब रहा था, जिसकी देखभाल अब उसके दामादों और बेटों द्वारा की जाती थी। वह पोंगल, नया साल और दिवाली मनाने के लिए जब भी जाता तो अपने साथ अपने प्यारे पोते पोतियों में से किसी एक को साथ ले आता। वेलन बेहद संतुष्ट और खुश था। वह इस जीवन के अलावा और कुछ नहीं मांगना चाहता था। जहां तक वह बड़े घर की ओर देख पाता, उसने यही पाया कि सभी एक साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं। किसी को कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता कि कोई इतनी अच्छी चीज हमेशा के लिए ना चले। पर मौत कोने से झांक रही थी। कर्मचारियों के क्वार्टर से फुसफुसाहट की आवाज बगीचे से होती हुई झोपड़ी में आ पहुंची। मालिक बहुत बीमार हैं और अपने नीचे वाले कमरे में हैं। ऊपर वाले कमरे में जाना मेहनत वाला काम था और उम्र के तकाजे से अब उन्हें नीचे शिफ्ट होना पड़ा। डॉक्टर्स लगातार आते जाते। वेलन को अब कोई फूल न उखाड़ ले, इसकी चौकीदारी के लिए अधिक काम था। एक मध्य रात्रि को उसे उठाकर बोला गया कि मालिक अब नहीं रहे। भला मेरा क्या होगा? इस बगीचे का क्या होगा? मालिक के बच्चे इतने अच्छे नहीं, उसने एक पल के लिए सोचा, और उसका डर पूरी तरह आधारहीन साबित नहीं हुआ। वाकई बेटे अच्छे साबित नहीं हुए। 1 साल से कुछ अधिक समय तक वे वहां पर रुके और आपस में लड़ते रहे और फिर अपने अपने घरों में रहने के लिए चले गए। 1 साल बाद एक परिवार किराएदार के रूप में रहने के लिए आया। उन्होंने वेलन को देखते ही बोला, बूढ़ा माली, अब तुम्हारी कोई चाल यहाँ नहीं चलेगी। हम जानते हैं कि तुम किस तरह के हो। हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे अगर तुमने ठीक से बर्ताव नहीं किया। वह फुलवारी पर चलते बच्चे पेड़ों पर चढ़कर कच्चे फलों को तोड़ देते। वह बगीचे के रास्ते में गड्ढे खोद देते। वेलन की हिम्मत नहीं होती कि वह उनका विरोध कर सके। वह उसे काम लगाते, गाय साफ करवाते और उसे बगीचा कैसे विकसित करना है यह बताते। वह अब तक अपने काम से घृणा करने लगा था। उसने तो यहाँ तक सोचा कि उसे काम छोड़कर गांव चले जाना चाहिए, लेकिन यह विचार भी असहनीय था क्योंकि वह अपने पौधों से दूर नहीं रह सकता था। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और किराएदार घर छोड़कर चले गए। घर कुछ सालों तक के लिए बंद रहा। कभी कभी दिग्वंत मालिक के बेटों में से एक बेटा आता और बगीचे का निरीक्षण करता। धीरे धीरे यह भी बंद हो गया। वे लोग घर छोड़कर वेलन को चाबी दे गए। कभी कभार कोई किराएदार आ जाता और घर खुलवाता और घर से यह कहते हुए भाग जाता कि इसका प्लास्टर धीरे धीरे गिर रहा है। दरवाजों और खिड़कियों पर पेंट केवल कुछ छोटे धब्बों में ही रह गया था। सफेद चींटियों ने कपबोर्ड और शेल्फ खा चुकी थी। 1 साल बाद एक किराएदार आया, फिर एक और फिर तीसरा किराएदार। कोई भी कुछ महीनों से अधिक समय तक नहीं टिका और फिर घर के बारे में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि वह घर भूतिया है। यहाँ तक कि मालिकों ने घर आने और देखने की प्रथा को छोड़ दिया था। वेलन अब घर का मालिक था। घर की चाबियां अब उसके पास थी। वह दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा था। हालांकि उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन रास्ते में घास उगाई थी। खरपतवार और लताओं ने सामने वाले बगीचे की फुलवारी को घेर लिया था। फलों के पेड़ समय समय पर फलों के भार से लदे रहते। मालिक ने फलों के बगीचे को 3 साल के लिए किराए से दे दिया था। वेलन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी झोपड़ी में कई सारे छेद हो गए थे। अब उसके शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं बची थी कि वह नए खप्पर डाल सके। तो उसने अपने रहने की जगह को
घर के सामने वाले बरामदे में शिफ्ट कर लिया। बरामदा काफी बड़ा था और तीनों ओर से घिरा हुआ था। उसके फर्श पर चौकोरनुमा मार्बल लगे थे। वह बूढ़ा आदमी अब हमेशा यह सोचता था कि वह यहाँ क्यों नहीं रहता। उसे कोई कारण नजर नहीं आता। अब जितना अधिकार चमगादड़ और चूहों का था, उतना ही अधिकार उसका भी था। साल में एक बार जब उसका मन करता तो वह घर का दरवाजा खोलता और फर्श पर झाड़ू लगाता और कूड़ा इकट्ठा करता। और आखिरकार उसने यह सब करना भी छोड़ दिया। अब वह इन सब चीजों की चिंता करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। बिना किसी बदलाव के साल पर साल बीतते चले गए और उसे अब भूतिया घर कहा जाने लगा और लोग वहां पर आने जाने से भी डरने लगे। लेकिन वेलन को इस बात से कोई चिंता नहीं थी। वह जगह उसे खूब भाती। वह 4 महीने में से एक बार अपने बच्चों को पुराने वाले परिवार के यहाँ भेजता अपना वेतन पाने के लिए। कोई कारण नहीं था कि यह हमेशा के लिए चलता रहता। लेकिन एक दिन एक कार गेट के सामने गुस्से से जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। वेलन लड़खड़ाते हुए चाबियां लेकर उठा। क्या तुम्हारे पास चाबियां हैं? गेट खोलो, कार वाले ने कहा। यहीं पास में ही एक छोटा सा गेट है, वेलन ने नम्रता से कहा। यह बड़ा गेट खोलो मेरी कार के लिए। वेलन जाकर एक फावड़ा लेकर आया ताकि वह रास्ते में आने वाली वनस्पति को उखाड़ सके। गेट जंग लगने के कारण कराहते चरमराते हुए खुला। उन्होंने सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोल दिया। उन्होंने घर की गहराई से जांच की और फिर कहा, क्या तुमने गुंबद पर दरार देखी? दीवालों पर भी बहुत ज्यादा दरारें हैं। अब और कोई रास्ता नहीं। अगर हम इस जर्जर मकान को ध्यान से गिरा पाए तो हम इसका मटेरियल को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं यह साफ नहीं कह सकता कि लकड़ी अंदर से कितनी खोखली है, लेकिन स्वर्ग ही यह जानता है कि इस घर के निर्माण के लिए कौन सा पागल खाना जिम्मेदार है। वे लोग बगीचे के चारों ओर घूमे और कहने लगे, हमें इस जंगल के हर एक भाग को साफ करना होगा। कुछ शक्तिशाली लोगों ने वेलन को देखकर कहा, इसे अब यहां से जाना होगा। शायद तुम माली हो, ठीक पकड़ा मैंने। अब हमें इस बगीचे की कोई खास जरूरत नहीं। वह जो कुछ दर्जन पेड़ प्रॉपर्टी की बाउंड्री पर लगे हैं, हमें इन्हें यहां से हटाना ही होगा, क्योंकि हम इस जगह को इस्तेमाल न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। और इसके अलावा साइट का अगला हिस्सा बर्बाद होने के लिए बहुत मूल्यवान है। 1 सप्ताह बाद पुराने मालिक का एक लड़का आया और वेलन से कहने लगा, पुराने साथी, अब तुम्हें गांव लौटना होगा। यह घर हमने एक कंपनी को बेच दिया है। लोग यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाएंगे जिनके बीच वह घास तक की जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर आते जाते बहुत हलचल वाली गतिविधियां होंगी। अब वेलन और उसकी झोपड़ी को रिटायर कर दिया गया। वेलन जब बहुत थक जाता तो वहीं पर लेटकर सो जाता और बाकी समय वह बगीचे में चला जाता और अपने पेड़ पौधों को देखता रहता। वह हर पखवाड़े के बदलाव को नोटिस कर रहा था। इसका हर पल उसे कीमती लग रहा था। वह अपने पौधों के साथ अंतिम सेकंड तक रहता। लेकिन नोटिस के 2 दिन बाद एक दोपहरी उसकी नींद एक कुल्हाड़ी की आवाज से खुल गई। ब्लेड की सुस्त आवाज सख्त सतह से टकराकर उसके कानों तक पहुंची। वह उठ खड़ा हुआ और भागा। उसने देखा कि 4 लोग एक बड़े से पुराने मार्गोसा के पेड़ को काटने में लगे हैं। वह जोर से चीखा, बंद करो। वह सभी लोगों को लेकर वहां पहुंच गया जहां पेड़ को काटा जा रहा था। उन लोगों ने इसकी पुकार पर आसानी से नकारते हुए कहा, क्या हुआ? वेलन रोने लगा। यह पेड़ मेरा बच्चा है। मैंने इसे बड़े होते हुए देखा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसे मत काटो, इसे मत काटो।
लेकिन ये कंपनी का ऑर्डर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हमने इसे नहीं काटा तो वे लोग हमें काम से बाहर निकाल देंगे और फिर कोई और इसे काट देगा। वेलन कुछ देर के लिए सोचने लगा, फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक भलाई का काम करोगे? मुझे कुछ देर के लिए समय दे दो, मैं अपने कपड़े बांध कर यहाँ से दूर चला जाता हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तब तुम्हें जो करना है वह करना। उन लोगों ने अपनी कुल्हाड़ियाँ रख दी। कुछ देर बाद वेलन अपनी झोपड़ी से कपड़ों की एक गठरी अपने सर पर लेकर बाहर आ गया। उसने लकड़हारों को देखा और कहा, तुम सभी बहुत भले हो कि तुमने एक बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया। उसने मारगोसा के पेड़ को रोती हुई आंखों से देखा। भाई, इससे तब तक मत काटना जब तक मैं वाकई दूर न चला जाऊं। लकड़हारे पालती मारकर जमीन पर बैठ गए और उस बूढ़े आदमी के जाने का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद उसकी अधूरी आवाज सुनाई दी, अभी इसे काटना मत, मैं अभी भी आवाज सुन पा रहा हूँ। मेहरबानी कर मेरे दूर जाने तक इंतजार करना। दोस्तों, ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।